जो वेटेज है, वेटेज समझता है वेटेज किसे कहते हैं? वेटेज ऑफ द लेसन इज अराउंड 9 मार्क्स टू 10 मार्क्स एटलीस्ट। ठीक है। ये आपके जो एडेक्सेल वाले बच्चे भी हैं उनके लिए भी, जो नॉर्मल बच्चे भी हैं आईजीसीएसई जीसीएसई उनके लिए भी, जो आपका पेपर होता है थ्योरी वाला, ठीक है, उसमें सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा इसका। और दूसरी जो सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये, इट इज़ वेरी इजी। इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। ठीक है। तो आपने पूरे ध्यान से बात सुननी है, और आपके पास कोई मतलब लीवे नहीं है कि आप क्लास के बीच में जो है वो डिसलोकेट हो जाएं, घूमने फिरने चले जाएं, दिमाग कहीं और हो आपका, कुछ भी हो। आपने पूरे फोकस से पूरे ध्यान से बात सुननी है और समझनी है। ठीक है। तो सबसे पहले दो चीज़ें हैं। फर्स्ट इज न्यूक्लियर एटम, ये आपका एक लर्निंग आउटकम है। दूसरा है रेडियो एक्टिविटी। दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, और दोनों ही बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं। फर्स्ट इज न्यूक्लियर एटम की अगर हम बात करते हैं, तो नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, तो उसकी डिस्कशन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। न्यूक्लियर एटम में हमें क्या क्या पता होना चाहिए? फर्स्ट इज हमें पता होना चाहिए न्यूक्लियाइड नोटेशन। न्यूक्लियाइड नोटेशन यानी कि किसी भी न्यूक्लियस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम फिजिक्स में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, जनरली एक्स से, और उसके ऊपर एक नंबर होता है और नीचे एक नंबर होता है। ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मुझे एग्जामिनर कहता है कि रिप्रेजेंट सोडियम, तो आई एम गोइंग टू राइट सोडियम लाइक दिस। अगर मुझे वो कहता है कार्बन रिप्रेजेंट करो, तो आई एम गोइंग टू राइट कार्बन लाइक दिस। कोई कहता है लिथियम रिप्रेजेंट करो, आई एम गोइंग टू राइट लिथियम लाइक दिस। ठीक है। तो दिस इज न्यूक्लियाइड नोटेशन। ए represents mass number. This is also known as nucleon number. And Z represents proton number और atomic number। आपकी जबान में जो कम वाला है वो प्रोटॉन नंबर है, जो ज्यादा वाला है वो मास नंबर है। अच्छी चीजें दुनिया में कम होती हैं, कम वाला प्रोटॉन नंबर, पॉजिटिव वाला नंबर, अच्छे वाला नंबर प्रोटॉन नंबर। गंदी चीजें दुनिया में ज्यादा होती हैं, कचरा ज्यादा होता है, गंदे लोग ज्यादा होते हैं, तो वो मास नंबर, कचरा मास के हिसाब से अवेलेबल है। ठीक है। इस तरह से याद रखने आप। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अगर हमने इन एक्सपेरिमेंट्स, इन एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा गो थ्रू करें हम, ये लिखा हुआ है 11 और 23, इसका मतलब है कि हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो सोडियम भाई हैं, इसका जो न्यूक्लियस है उसमें 11 प्रोटॉन्स हैं और 23 न्यूक्लियॉन्स हैं। न्यूक्लियॉन्स का मतलब टोटल न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिलाकर 23 हैं। दैट मीन्स अगर 23 में से 11 प्रोटॉन्स हैं, तो जाहिर है 12 न्यूट्रॉन्स होंगे, राइट? तो न्यूट्रॉन्स एक अलग चीज़ है और न्यूक्लियॉन्स एक अलग चीज़ है। तो अगर मैं इसका न्यूक्लियस बनाऊंगा, तो मैं ये कहूँगा कि मेरे पास लेट से इस तरह के ये हैं प्रोटॉन्स। इसको पॉजिटिव चार्ज दिखा देते हैं, तो ये 11 होने चाहिए टोटल। ठीक है। और दूसरा ये कि जो हमारे पास ये वाले हैं, ये हैं न्यूट्रॉन्स जिनका कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है। ये इस पूरे का मतलब है, और सिंबल है, और डिस्कशन है, सीधा सीधा।
तो दिस वाज जस्ट अ टॉपिक, बेसिक डिस्कशन ऑफ न्यूक्लियर एटम। दूसरी चीज ये है कि इसमें छोटी छोटी सी बातें आती हैं, दैट इज एक क्वेश्चन एग्जामिनर फेवरेट, दैट्स डिफाइन आइसोटोप्स। सो आइसोटोप्स मींस, आइसो मींस बेसिकली सेम एंड टोप्स मींस प्रोटॉन्स। सो isotopes are defined as atoms of same elements having same protons। मैं बार बार इधर ही लेके जा रहा हूँ ताकि आपको डेफिनेशन समझ में भी आए, लिखना भी आए। हैविंग सेम प्रोटॉन्स बट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियॉन्स नहीं बोला मैंने, न्यूट्रॉन्स बोला है। वैसे न्यूक्लियॉन्स भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स लिखा जाता है। जैसे कार्बन 6 12 है और कार्बन 6 14 है। सो हम कहेंगे कि ये दोनों, क्योंकि इनके पास प्रोटॉन सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। दे आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। क्योंकि इनके न्यूक्लियस में होंगे 6 न्यूट्रॉन्स और इनके न्यूक्लियस में होंगे 8 न्यूट्रॉन्स। सो दीज आर आइसोटोप्स। ठीक है, ये डिस्कशन होना चाहिए इसमें। तीसरी और आखिरी बात इससे रिलेटेड सिर्फ ये है कि जो एटम्स होते हैं, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रिकली कोई भी चीज न्यूट्रल हो तो इसको देख के परेशान नहीं होना कि पता नहीं क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है न्यूट्रल एंड ऑल दैट। इट इज़ वेरी सिंपल। न्यूट्रल का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल अमाउंट में हो, जिसे आप मैथ्स में कहते हो जीरो। ठीक है, तो अगर +9 है तो भाई -9 होगा, तो उसको हम फिजिक्स में बोलेंगे न्यूट्रल। तो अब इसमें प्लस क्या होता है? तो प्लस होता है एक एटम में प्रोटॉन। प्रोटॉन वैसे बहुत गलत बात है इफ ही से प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। गलत बात है, बट ओ लेवल्स में चलता है। ओ लेवल्स में तो बहुत कुछ चलता है, तो हम ये कह सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना दुनिया गोल है, हम कह देते हैं ना भाई हमें पता है दुनिया गोल नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि दुनिया गोल है तो गलत लगता है। दुनिया का कोई कोई शेप नहीं है फिक्स, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी। इसी तरह से अगर आपको लगता है कि आपका दिल जो है वो यूं कर गया, तो किसी बायो वाले स्टूडेंट से पूछें, ऐसा दिल नहीं होता है आपका, वो बोलेगा ये सब बकवास है, गलत है। तो इसी तरह से प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड, अभी हम कह देते हैं छोटे बच्चे हैं ना, अभी आप लोग नन्हे मुन्ने चूजे से, तो हम कह देते हैं प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, कह देते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो ऑफेंड नहीं होइएगा कि मैंने कह दिया आप छोटे बच्चे हैं। आप हो सकता है कुछ दादी अम्मा तक के या दादा अब्बा तक के लोग बैठे हो उस क्लास के अंदर, मुझे नहीं पता कितनी दफ़ा वो CI दे चुके हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स होते हैं, कह देते हैं। कहना गलत है, ए लेवल्स में जब मिलेंगे तब डिस्कशन करेंगे कि क्यों गलत है। अभी सिर्फ ये समझ देते हैं कि प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, और बुराई के साथ अच्छाई के साथ बुराई भी बनाई है अल्लाह ताला ने, तो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो अगर न्यूट्रल है तो इसका मतलब ये है कि अगर एक एटम है और उस एटम में 12 अच्छे लोग हैं, तो जाहिर है उतने ही बुरे लोग भी होंगे। ठीक है, अल्लाह ताला ने बैलेंस क्रिएट किया था, इंसानों ने आके बैलेंस को थोड़ा सा खराब किया है, इलेक्ट्रॉन्स कर दिए ज़्यादा। लेकिन हम कहते हैं एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इस जुमले का मतलब मैं आपको समझा रहा था वो ये है कि 12 प्रोटॉन्स और 12 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कहते हैं, एक ही अमाउंट के होंगे, एक ही तरह के होंगे। ठीक है, ये हमारी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है एटम की। अच्छा जी, अब आते हैं कि एटम का जो स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो हम किस तरह से पढ़ते हैं, क्या इसके पीछे का स्ट्रक्चर है। तो वैसे तो मेरा दिल चाहे तो मैं बहुत सारी बातें आपसे कर सकता हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर, पूरी की पूरी सीरीज बनाई हुई है लोगों ने, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जिंदगियां लगाई हैं, काम खपाए हैं, बहुत कुछ किया है इन्होंने। लेकिन क्योंकि हमारा फिलहाल वो डिस्कशन नहीं है कि हम जो है वो क्या कहते हैं, क्या क्या एक्सपेरिमेंट से सब पढ़े, हमारा डिस्कशन सिर्फ CI ओरिएंटेड है, तो सिर्फ CI ओरिएंटेड हम बातें करते हैं। और हम ये कहते हैं कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है, दैट इज प्लानिटरी एटॉमिक मॉडल। प्लानिटरी एटॉमिक मॉडल इज द एक्सेप्टेड एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉर योर ओ लेवल्स। अगेन बिल्कुल रबिश है, ट्रैश है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बट समझाने के लिए फिलहाल छोटे लेवल पे हम ये लेते हैं। तो न्यूक्लियस हम सेंटर में बनाते हैं और हम कहते हैं कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कुछ ऑर्बिट्स हैं, और इन ऑर्बिट्स में, इन एनर्जी जोन्स में, इन एनर्जी लेवल्स में देयर आर इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था मैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। तो न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव,
और आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका चार्ज होता है नेगेटिव। तो पूरे एटम का कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि पूरा एटम न्यूट्रल होता है, जितने पॉजिटिव होते हैं उतने नेगेटिव होते हैं, पूरे एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। एटम का चार्ज जीरो होता है। न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है और एनर्जी लेवल का चार्ज नेगेटिव होता है। अच्छा, अब ये जो प्लानिटरी एटॉमिक मॉडल है, इस मॉडल को प्लानिटरी एटॉमिक मॉडल हम क्यों कहते हैं? कि न्यूक्लियस सेंटर में है और इस तरह इलेक्ट्रॉन है। तो आप चालाक लोग हैं, अच्छे बच्चे हैं, ज़हीन बच्चे हैं, फौरन समझ जाएंगे कि इसी तरह का तो सोलर सिस्टम भी होता है। सोलर सिस्टम मतलब, अगर हम ये कह दें कि ये सन भाई हैं और ये अर्थ है, तो एग्जैक्टली रिजेंबल करता है जैसे अर्थ सन के इर्द गिर्द घूमती फिरती रहती है, तो सोलर सिस्टम है। तो इसलिए प्लानिटरी एटॉमिक मॉडल इसका नाम रखा हुआ है। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अल्लाह ताला ने बड़ी सी चीज़, यानी कि यूनिवर्स के हिसाब से जो चीज़ें बनाई हैं, गैलेक्सीज बनाई हैं, मिल्की वेज बनाए हैं, उसी लेवल पे अल्लाह ताला ने छोटी छोटी सी चीज़ें, एटम्स भी बनाए हैं। तो अल्लाह ताला की जो क्रिएशन है ना, दैट इज़ यूनिक। कि अल्लाह ताला बड़ी चीज़ और छोटी चीज़ एक ही पैरामीटर में इंसान को बना के दिखा रहे हैं कि देखो मैं ये चीज़ें बना सकता हूँ ऐसे, और तुम कुछ भी नहीं हो मेरे आगे। अच्छा खैर, ये हो गई एक बात। दूसरी बात जो मैं कर रहा था वो क्या थी? वो ये थी कि हमें कैसे पता चला कि प्लानिटरी एटॉमिक मॉडल है। तो इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। देखो, अब एक्सपेरिमेंट में बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो आपको समझ में नहीं आए, राइट? क्योंकि कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना, तो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो उसको खुद भी कुछ क्लियर नहीं है, तभी वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। साइंटिस्ट को सब कुछ अगर पता हो तो वो एक्सपेरिमेंट थोड़ी करेगा। वो तो बताएगा ऐसे ऐसे होता है। तो एक्सपेरिमेंट हमें डिस्कस करना है और हमें ये स्किल डेवलप करना है कि हम गलत बातें भी कर सकते हैं, सही बातें भी कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट जो किया गया था, दैट वाज एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है। इसे कहते हैं कुछ लोग गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, कुछ लोग कहते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। एक ही नाम है, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिस्कशन आ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट है, कुछ लोग क्या कहते हैं। बस है ये एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में होता क्या है? इस एक्सपेरिमेंट में होता ये है कि एक हमारे पास रेडियो एक्टिव सोर्स होती है। रेडियो एक्टिव सोर्स मतलब एक ऐसी चीज होती है जिसमें से रेडिएशन एमिट हो रही होती है। ठीक है। रेडिएशन जिसमें से एमिट हो रही है, इसको हम रखते हैं एक कंटेनर में। और ये कंटेनर बना होता है लेड का, और इसके ऊपर सिंबल इस तरह का बना होता है। ठीक है। ये सिंबल होता है रेडिएशन हैजर्ड का। ठीक है। ये सिंबल बना होता है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई खतरनाक चीज़ है, इसको मत खोलें। अच्छा, इसमें हम एक थोड़ा सा छोटा सा नन्ना सा यहाँ होल करते हैं ड्रिल मशीन से। तो होता यह है कि फिर अब रेडिएशन सिर्फ यहाँ से एमिट हो रही है। ये रेडिएशन जो है, ये हमें पता है, हमने खुद से सेलेक्ट किए हैं। तो ये है पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई। इन्हें हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, इनका नाम क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियाई। दैट मीन्स इनमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ये हमें पता है, बात कंफर्म्ड है, हमें पहले से ही पता है। मतलब ये है हीलियम 2+। ये हमें पता है। ये हम फायर करते हैं और इसके रास्ते में हम यहाँ पे रखते हैं गोल्ड फॉयल। गोल्ड फॉयल मतलब गोल्ड का छोटा सा नन्ना मुन्ना सा सैंपल पेपर। और इसको पूरे को बंद करते हैं हम एक एक्सरे शीट में, जिंक सल्फाइड शीट में, जो कि ओरिजिनली पूरी की पूरी होती है वाइट। अच्छा, मजे की बात यह है कि होता हुआ कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ ये रखा हुआ है। ना रेडिएशन नजर आ रही है, ना ये जाते हुए नजर आ रहे हैं, ना ये प्लस बता रहे हैं कि मैं प्लस हूँ, मैं प्लस हूँ, कुछ भी नहीं नजर आ रहा है ऐसा। सिर्फ ये नजर आ रहा है कि कंटेनर है। सिर्फ ये नजर आ रहा है कि कंटेनर के आगे गोल्ड फॉयल है और ये शीट है। और ये हमने एक रूम में, डार्क रूम में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अलग से। हमने ये एक्सपेरिमेंट के लिए हमने इसको छोड़ दिया। तो विद आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, जो रदरफोर्ड भाई थे, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को जब जाके ऑब्जर्व किया, उनको पता चला कि गोल्ड फॉइल बिल्कुल फ्रंट से, यानी कि जिस जगह पे सुराख था ना, जिस जगह पे होल था, उसके बिल्कुल फ्रंट पे देखते हैं जब, तो एक्सरे शीट यहाँ से काली हुई है, बिल्कुल ब्लैक, डीप ब्लैक। इसके साथ साथ कुछ ब्लैक ब्लैक सर्टेन एंगल्स पे है, और कुछ ब्लैक बहुत कम पीछे की तरफ है, बहुत कम पीछे की तरफ, बहुत कम, ना होने के बराबर।
तो तीन ऑब्जर्वेशंस हमें पढ़नी है। फर्स्ट इज मोस्ट डार्क, सेकंड इज काइंड ऑफ यू नो लेस डार्क, मॉडरेट डार्क रीजन, ठीक है। एंड थर्ड वन इज दिस रीजन, थर्ड वन ये वाला जो रीजन है, दैट्स वेरी 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 लाइटली ग्रे, दैट्स नॉट डार्क एट ऑल, दैट्स वेरी लाइटली ग्रे। तीन ऑब्जर्वेशन हैं ये। यानी कि आप डॉक्टर के पास गए, एक्सरे कराया, तो एक एक्सरे बिल्कुल काला है, इसका मतलब है आपके आपके हाथ में हड्डी ही नहीं है जिसका आपने एक्सरे कराया ना, सिर्फ उसमें गोश्त ही गोश्त है। तो एक एक्सरे शीट सोचें काली बिल्कुल, तो वो सबसे सामने वाला इलाका है इसका। यानी कि अगर मैं आपको समझाने के लिए इस एक्सरे को ऐसे शो करूं, यानी कि ये फिल्म है जो हमने पूरा गोल किया हुआ था उसको, हमने कहा जो फ्रंट वाला पोर्शन है ना वो ये है डेंस ब्लैक, बिल्कुल डीप काला। जो रीजन टू है वो थोड़ा ग्रे कह लो, थोड़ा मॉडरेटली ब्लैक कह लो, वो है, ठीक है। और जो रीजन थ्री है वो बिल्कुल स्कैटर्ड से ग्रे रीजन है, हल्के हल्के से। यानी कि अब मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो जो मैंने दिखाया था आपको ये वाली शीट, इस शीट को अगर मैं स्ट्रेटन अप कर लूँ, इसको ना फ्रंट पे खोल लूँ, पूरा स्ट्रेट कर लूँ, ये तो मैंने रैप की थी ना, इसको मैं सीधा कर लूँ तो ऐसा आएगा मेरे पास डिस्प्ले, ठीक है। ये बात समझ में आती है आपको सबको? बेटा यहाँ तक किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो पूछना, मैंने चैट बॉक्स देखा नहीं है असल में, तो अगर किसी के जहन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज टू आस्क। अब आते हैं आगे, ठीक है। नंबर वन, ये जो एनालिसिस था इनका वो इस तरह का था कि ये जो सबसे सामने से ब्लैक हुआ है रीजन, डार्क रीजन हुआ है, उसका रीज़न ये है, उसकी वजह मेनली ये है कि जो रदरफोर्ड ने एनालाइज किया वो ये किया कि गोल्ड के एटम्स थे, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ से कोई अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लिया है वो आ रहा है इस तरह से। तो जब वो इसमें से यूं पास हुआ है तो वो बेसिकली सीधा ही चला गया है, तभी जाके वो सीधा जो आगे गोल्ड फॉयल, वो सॉरी आगे जो एक्सरे शीट लगी हुई है उसको यहाँ से काला कर रहा है, ब्लैक कर रहा है। तो उनका ये अंदाजा हुआ, उन्होंने ये सोचा कि जब सारी जगहों को कंपेयर करते हैं तो सबसे सामने वाला जो इलाका है, मतलब ये वाला जो इलाका है जो इस होल के बिल्कुल सामने है, जो यहाँ से काला हुआ है, दैट मीन्स कि ये इलाका बेसिकली खाली था, रास्ते में गोल्ड फॉइल ने कुछ किया ही नहीं है। यानी कि आप ये समझें कि जो पार्टिकल आ रहे थे वो गोल्ड फॉइल में से सीधे निकल गए, सीधे ही निकल गए, तो इसका मतलब उनको रोका ही नहीं किसी ने, वहां पे कोई चीज ही नहीं थी, खाली था, एम्प्टी था। तो देखने में तो सर गोल्ड फॉइल है, पेज है, आप कैसे कह रहे हैं खाली है? तो खाली इस तरह से था कि अगर आप उसको मैग्नीफाई करें ना, तो एटम्स तो हैं, टाइटली पैक्ड तो हैं, ये सारे गोल्ड के एटम्स हमने बनाए, ये सारे टाइटली पैक्ड हैं, इसमें कोई स्पेस नहीं है। लेकिन पार्टिकल असल में इतना छोटा है कि ये जो इसका न्यूक्लियस है और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इतने छोटे हैं कि ये उसके रास्ते में आ ही नहीं रहे, तो ये पार्टिकल बच बचा के सीधा निकल जाता है आराम से। तो पहला कॉन्क्लूजन इस शीट को देख के जो रदरफोर्ड ने दिया था वो ये था कि मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, ठीक है। एटम का मेजॉरिटी हिस्सा खाली है। कैसे खाली है? कि भाई सीधी पार्टिकल्स एम्प्टी निकल जाते हैं, कोई भी चीज मारो उसके अंदर से थ्रू हो जाती है, पता ही नहीं चलता उसका, तो कोई बेंड ही नहीं होता, कोई डेविएशन ही नहीं होता, तो मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। ये नंबर वन। अच्छा, फिर कुछ पार्टिकल्स थे जिन्होंने अपनी ट्रेजेक्टरी चेंज की, कुछ बेंड हुए, कभी इधर कभी उधर ऐसे गए। तो इसका क्या रीजन था?
इसका उन्होंने ये रीज़न दिया कि जब हम अल्फा पार्टिकल्स को थोड़ा सा चेंज करके डायरेक्शन किसी और जगह से थ्रो करते हैं ना, तो होता ये है कि कभी कभार वो शायद किसी इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन की वजह से अपना पाथ चेंज करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट क्यों करता है? तो एक सिंपल सा रूल है कि हर पॉजिटिव हर नेगेटिव के पास अट्रैक्ट होता है। तो हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहते हैं अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ये आपको अभी नहीं पता चलेगा, अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको समझाना कोई मुश्किल काम भी नहीं है। इसको अभी समझ लेते हैं। आपने मैग्नेट्स तो देखे होंगे। तो मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, राइट? ओके, सॉरी, आई एम बैक। तो जैसे नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये अट्रैक्ट कर रहा है इसे। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो और अल्फा पार्टिकल इस तरफ से आ रहा हो थोड़ा सा, तो फिर भी इसे अट्रैक्ट करता है। तो इस अट्रैक्शन की वजह से ये बेंड होता है। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने दी वो ये दी कि यार ये कभी राइट पे जा रहा है, कभी लेफ्ट पे जा रहा है। तो ये इसलिए जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड इट इज नॉट स्टेशनरी। कभी नीचे जाना कभी ऊपर जाना का मतलब है कोई चीज़ है जो चलती फिरती हुई अट्रैक्ट कर रही है। अगर ई की जगह पे बार बार अट्रैक्शन हो रही होती, तो सारा का सारा अल्फा या तो राइट जा रहा होता या लेफ्ट जा रहा होता। ये राइट लेफ्ट होता है, कभी किसी एंगल पे जा रहा है, कभी किसी एंगल पे जा रहा है। दैट मीन जो चीज़ अल्फा पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रही है वो अपनी जगह पे स्टेशनरी नहीं है। ठीक है। थर्ड थिंग, कुछ अल्फा पार्टिकल्स की डायरेक्शन को मजीद चेंज करने के बाद ये पता चलता है कि अल्फा पार्टिकल कभी कभार जाके अपने जैसे किसी पार्टिकल से टक्कर खाते हैं और फिर रीबाउंड हो जाते हैं। तो इस एनालिसिस से इन्होंने ये पता लगाया कि ये जो कभी कभार वापस आ रहा है, ये बेसिकली टक्कर खा के आया है अपने जैसे किसी से। तो वो है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो अब ये कम क्यों है? कम इसलिए कि न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है। अगर ज्यादा बड़ी तादाद में अल्फा पार्टिकल वापस आ रहे होते तो हम समझते अल्फा अपने जैसे किसी बड़े से टकरा है और बहुत ज्यादा पार्टिकल वापस आ जाते हैं, तो हम कहते हैं न्यूक्लियस बड़ा है। तो न्यूक्लियस बड़ा नहीं होता, एटम में बहुत छोटा सा होता है। तो तीन कॉन्क्लूजन इन्होंने दिए थे, वो मैंने आपके सामने रख दिए। ये बताइए, आपको ये बात समझ में आती है? गुड, नाइस। न्यूक्लियस का साइज जो है ना बेटा, वो छोटा सा है। अगर बड़ा होता वो, तो अल्फा पार्टिकल्स की बड़ी क्वांटिटी वापस आती। बेटा, आप में से जो भी बच्चे क्लास में मौजूद हैं वो आप आराम से मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपका मैसेज सिर्फ मुझे मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। और कोई बच्चा दूसरे को मैसेज नहीं कर सकता, ना ही कोई एक दूसरे को देख सकता है कोई। मतलब सारी सेटिंग हमने की है। तो बी फ्रैंक, बी ओपन। आप चैट कर सकते हैं अगर आपको मुझसे बात करनी है। और अगर आपने कोई लेट से दूसरा मैसेज भेजना है जिसमें आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, तो वो आप मुझे व्हाट्सएप पे कर दीजिए मैसेज, ताकि मैं वहाँ देख लूँ। क्योंकि हमारी क्लास में जो है वो, आई डोंट नो,
क्या क्या होता रहता है, बहरहाल। ठीक है, अब यहाँ तक बड़े बेसिक सा टॉपिक था ये, बड़ा आसान सा था, ये था न्यूक्लियर एटम। ये सारा खत्म हो गया, यानी कि ये सिंपल सी कैलकुलेशंस एंड स्टफ। क्वेश्चन में क्या क्या पूछता है, अल्फा पार्टिकल्स, वो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट पूछ लेता है, ये पूरा एक्सपेरिमेंट पूछ लेता है। इसके नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी कि ये क्या है, नोट्स पूरा मिलेगा आपको ग्रुप पे, और आपको हार्ड कॉपी भी मैं दूंगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट का डिस्कशन पूछ लेता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछ लेता है, डिफाइन आइसोटोप्स पूछ लेता है, न्यूक्लियाइड नोटेशन दे देता है, उसके बारे में पूछ लेता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता। दूसरा जो फेज है इसका, वो है बेसिकली रेडियो एक्टिविटी। ये थोड़ा लंबा है, और ये इवन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सा है कि यार ये क्या है। हाँ बिल्कुल सही है, ये जो भी बच्चा है जिसने मुझे मैसेज किया, आपके ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। हारिस, ये सारी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी ग्रुप पे, आप टेंशन नहीं लें इसकी बेटा। ठीक है। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी का क्या मतलब होता है, तो रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है, सबसे पहले तो डिफाइन करते हैं, स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन और a heavy nucleus into smaller unstable daughter nuclei। ठीक है, ये होता है रेडियो एक्टिविटी का मतलब। अब इसका क्या मतलब तर्जुमा करें, ये तो शायर ने क्या कह दिया, जो भी कह दिया इसकी तशरीह करते हैं। तो एक न्यूक्लियस उठाते हैं, जो बड़ा मोटा ताज़ा सा न्यूक्लियस होता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि बड़ा मोटा ताज़ा, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। इसको बहुत फिल कर दें अगर, तो कुछ देर के बाद बेचारा ये फट जाता है, खुद ही फट जाता है, कोई इसको आगे तंग नहीं करता। ये खुद ही, इसको हम फिजिक्स की जबान में कहते हैं डिके हो जाते हैं। और आप लोगों को समझाने के लिए अगर मैं कहूँ, जैसे हर चीज़ दुनिया में जो अल्लाह ताला ने बनाई है वो डिके होती है, उसको अल्लाह ताला ने लिमिटेड टाइम दिया है। तो हमारे पास भी लिमिटेड टाइम है, आपके पास भी लिमिटेड टाइम है, सबके पास लिमिटेड टाइम है, तो एटम्स के पास भी लिमिटेड टाइम है। एटम्स भी डिके हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये वाले भाई डाइस, ठीक है, ये वाले लोग बॉन्ड। ऐसे ही होता है, दुनिया का सारा हिसाब किताब अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया। तो ये जो डाई करने वाला है इसको हम कहते हैं पेरेंट, जो बॉन्ड है इसको हम कहते हैं डॉटर। और ये जरूरी नहीं है कि पेरेंट का आगे किसी ने मर्डर ही किया है, किसी ने कत्ल ही किया, नहीं, नेचुरली होता है ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब सेल्फ, ऑटोमेटिक, बाय नेचर। डिसइंटीग्रेशन, टूटना, ब्रेक डाउन, तबाह होना, खत्म होना, एक बड़े न्यूक्लियस का स्मॉलर न्यूक्लियाई में, स्मॉलर, सॉरी अनस्टेबल लिख दिया, स्टेबल लिखना था, वेरी बैड। स्मॉलर स्टेबल न्यूक्लियर, रोजा लग रहा होगा मुझे, स्टेबल, स्मॉलर स्टेबल डॉटर न्यूक्लियर, इसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। ये काइंड ऑफ सिमिलर होता है उससे। हाँ, ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, चैट में बात आपकी सही है ये वाली भी। ठीक है। और हाँ, अब ये फिजिक्स में ऐसे ही कहते हैं, मुझे नहीं पता कि क्या इनकी इसकी अंडरस्टैंडिंग है, क्यों नहीं कहते वो। तो उसके ऊपर आप जाके फाइट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों नहीं बोलते, तो वो हो सकता है, लेकिन फिजिक्स में ऐसे ही होता है। तो डाई करता है पेरेंट, और बॉर्न होते हैं जो थोड़े स्टेबल होते हैं, अच्छे होते हैं, वो होते हैं डॉटर। ये हमारी रेडियो एक्टिविटी की अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि इस प्रोसेस में जब ये डिके हो रहा होता है, जब ये डिके हो रहा होता है, तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं जो हो सकती हैं। पॉसिबिलिटी वन, पेरेंट भाई इमिट कर सकते हैं अल्फा पार्टिकल। पॉसिबिलिटी टू, पेरेंट भाई इमिट कर सकते हैं बीटा पार्टिकल। पॉसिबिलिटी थ्री इज कि पेरेंट भाई इमिट कर सकते हैं गैमा रेडिएशन। गैमा पार्टिकल नहीं है, गैमा रेडिएशन मतलब एनर्जी, जो आपने अभी रिसेंटली किया था, किसमें, आपको याद होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। अच्छा, अब अगर लेट से अल्फा पार्टिकल इमिट करता है पेरेंट भाई, तो क्या चेंज आता है अल्फा पार्टिकल इमिट करने। तो अल्फा पार्टिकल इमिट करने से पेरेंट भाई का ये चेंज आता है। अब जो बच्चे मेरी बात ध्यान से सुन रहे थे उनको फौरन समझ में आ जाएगा कि ये मैंने क्या हरकत की है। ठीक है, मैंने ये कहा कि जो एटॉमिक मास है वो 4 यूनिट्स कम हो गया, डिक्रीज हो गया, और जो चार्ज है वो 2 यूनिट्स कम हो गया,
क्योंकि ये जो 2 यूनिट्स का चार्ज है ये अल्फा भाई लेके निकल गए, और जो 4 यूनिट्स का मास है वो भी अल्फा भाई लेके निकल गए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि भाई एक बड़ा न्यूक्लियस था, वो टूटा, छोटा न्यूक्लियस बना और उसके साथ अल्फा पार्टिकल बन गया। तो उसमें से जो चीज़ें वेस्ट हुई हैं, जो चीज़ें उसमें से कम हुई हैं, वो अल्फा पार्टिकल ही लेके गया होगा ना। तो अगर इसके पास लेट से फॉर एग्जाम्पल 20 प्रो न्यूक्लियॉन्स थे, 20 न्यूक्लियॉन्स थे इसके पास, ठीक है, और इसके पास लेट से 5 प्रोटॉन्स थे, और इसमें से 4 और 2 ये लेके चले गए भाई साहब। तो इसके पास कितने न्यूक्लियॉन्स बनेंगे भाई? 16 बचेंगे। और इसके पास कितने प्रोटॉन्स बचेंगे? 3 प्रोटॉन्स बचेंगे। ठीक है, ये बताओ, ये बात समझ में आती है? तो ये इक्वेशन आपको याद करनी होगी। ये पूछता है, और ये इक्वेशन बैलेंस करने के लिए भी दे रहा होता है वो। मैं भी उसका भी क्वेश्चन कराता हूँ आपको, तो आपको समझ में आता है। ठीक है, से मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास था बेरिलियम 4 और 9, इसने इमिट किया से और बनाया लिथियम। ठीक है, और ये हो गया है फॉर एग्जांपल, अल्लाह आपका भला करे, 2 और से यू नो ए, और यहाँ पे इसने इमिट किया अल्फा पार्टिकल। तो अब आप मुझे ये बताओ कि वैल्यू ऑफ ए क्या होगी? तो क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ ए क्या होगी? भाई वैल्यू ऑफ ए सीधी सी बात है, अगर ये दोनों बैलेंस है, 2 और 2, तो ये 4 है। तो ये अगर भाई 4 है, तो इसको ऐड करके क्या आंसर देना चाहिए? 9 देना चाहिए ना। तो इसको क्या होना चाहिए भाई? 5 होना चाहिए, ताकि 5 + 4 9 हो जाए। तो ये इस तरह के क्वेश्चन वो दे के एग्जामिनर अपने आप को बड़ा हीरो समझ रहा होता है कि बड़ा मैंने कोई जो है वो कोई बात पूछ ली है बड़ी खतरनाक किस्म की। ये सिंपल सी लॉजिक है। सबको ये बात समझ में आ गई? बहरहाल सीआई वाला एग्जामिनर है, उसके बारे में अच्छी राय रखें आप, क्योंकि आप खतरनाक फंस सकते हैं। बीटा पार्टिकल जब एमिट होता है तो क्या होता है? तो वैसे तो ये मेरा बहुत ही मतलब फेवरेट डिस्कशन है जो मैं इनिशिएट करना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि मुद्दा ये नहीं है कि आपको हमने न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ानी है, मुद्दा ये है कि हमने आपको सिर्फ बीटा पार्टिकल का इमेशन समझाना है। तो हम ये कहते हैं कि भाई अगर एक्स था और ये भाई थे ए और जेड, और ये एमिट करते हैं बीटा पार्टिकल, तो क्या चेंज आता है? तो चेंज ये आता है कि मास तो जो होता है वही रहता है, सेम, बस चार्ज 1 यूनिट बढ़ जाता है। यानी कि अगर लेट से कार्बन 6 14 था, तो वो बन जाएगा नाइट्रोजन 7 14। तो अब आप देखो, टेक्निकली इक्वेशन तो अभी भी बैलेंस है ना। 14 + 0 इज 14, राइट? और 7 - 1 इज स्टिल 6, राइट? तो क्या हुआ, क्या फर्क पड़ा? न्यूक्लियॉन नंबर चेंज नहीं हुआ, सेम रहा। A = A का मतलब है ये वाला ए और ये वाला ए सेम है। ठीक है ना, एक्स और वाई। चार्ज पे क्या फर्क पड़ा? इसका चार्ज जेड था, इसका चार्ज क्या हो गया? +1 हो गया। तो याद रखना है, ये बीटा पार्टिकल जब एमिट होगा तो चार्ज बढ़ेगा, मास नहीं बढ़ेगा। मास जितना है उतना ही रहेगा, मास पे कोई चीज नहीं आएगी। ठीक है। बेटा जो क्लास में हमारे पास बच्चे अननोन नेम से हैं, प्लीज़ वो अपना नेम सही कर लें, वरना फिर मेरी मीटिंग आपको रिपोर्ट कर देगी, फिर आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास क्लास में स्पाइडरमैन आया है, तो स्पाइडरमैन को हम भेज देते हैं। कहाँ भेजें स्पाइडरमैन को? स्पाइडरमैन को हम भेजते हैं वहाँ पे, मार्वल के स्टूडियो में। यार ये क्या गेम खेल रहे हैं हम लोग? आई डोंट नो। हाँ, आपको मैंने बेटा कुछ भी नहीं कहा। अच्छा खैर, बीटा पार्टिकल आ गया, अब आते हैं आगे। ये क्लास के बीच में आते हैं, अच्छा थोड़ा क्लास का माहौल चेंज करते हैं, फिर चले जाते हैं। इट लुक्स गुड। गैमा रेडिएशन, थोड़ी इंटरटेनमेंट मिल जाती है हमें। तो गैमा रेडिएशन जब एमिट करता है कोई भी भाई, तो कुछ भी नहीं होता, जैसा होता है वैसे ही रहता है। बस इसका गुस्सा, माय टीचर यूज्ड टू से कि इसका गुस्सा निकल जाता है। तो ये एक एंग्री पेरेंट था जिसको बहुत गुस्सा आ रहा था, तो एंग्री था। तो इसको इसको हमने जूस पिलाया, इसको हमने स्नैक्स दिए, इसको हमने बोला जी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जी 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 जी।
तो ये अच्छा अच्छा पेरेंट अलग हो गया, ठीक है, और इसका गुस्सा अलग निकल गया। मैंने कहा गुस्सा, चलो गुस्सा छू हो जाओ, गुस्सा निकल जाओ। दैट्स व्हाट माय टीचर यूज्ड टू से, वेरी सिंपल वेरी क्यूट एग्जांपल, कि चार्ज टू मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समझाना चाह रहा था मैं। आपको लग रहा होगा कि सर पता नहीं तफरी कर रहे हैं। ये नहीं, कि जो चार्ज था, जो मास है, एग्जैक्टली वही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर। यानी कि जैसा था वैसे ही रहेगा, साथ में बस एनर्जी रिलीज हो जाएगी, जो भी एनर्जी थी वो अलग हो जाएगी। तो दैट्स गैमा रेडिएशन, ठीक है। ये है तीसरी और आखिरी चीज। अब आते हैं, इनका कंपैरिजन आता है एग्जाम में, अल्फा, बीटा और गैमा का। तो गैमा को तो मुझे आपसे डिस्कस करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गैमा अभी रिसेंटली गरम गरम पढ़ा है आपने लास्ट, राइट। क्या होता है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ये तो, एनर्जी होती है ये तो, ठीक है। इसके साथ साथ इसकी जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁻⁸ होती है। बहुत फास्ट होती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होती है, बॉडी के अंदर से भी निकल जाती है, कैंसर को भी ख़त्म करती है। बहुत बड़ी रेंज होती है इसकी, सेवरल मीटर्स तक जा सकती है, कहीं नहीं रुकती है ये। इसको रोकने के लिए हमें कंक्रीट चाहिए या हमें लेड ब्लॉक चाहिए, ठीक है, ये रोक सकता है। अच्छा, इसका कोई चार्ज नहीं है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत कम आयनाइजेशन क्रिएट करती है ये, वेरी लेस आयनाइजेशन। अभी आयनाइजेशन क्या होती है ये मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन ये आयनाइजेशन बहुत कम क्रिएट करती है। अब अगर अल्फा और बीटा की बात करें, तो समझने के लिए, अल्फा तो हीलियम के न्यूक्लियाई भाई थे, और बीटा होता है एक इलेक्ट्रॉन। अब आप कंपेयर कर लो, कौन बड़ा होगा? तो ये बड़ा होगा, राइट, क्योंकि ये न्यूक्लियाई है बिग। ये क्या होगा? ये होगा स्मॉल। ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, वरना तो जो इसकी वोकैबलरी है वो तो आपको मैं बता चुका हूँ, हीलियम न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉन। अच्छा, क्योंकि इसका चार्ज ज़्यादा है तो ये बड़ा खतरनाक है भाई, हाईली आयनाइजिंग। मतलब इसका चार्ज ज़्यादा है, ये सबसे दो दो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवा सकता है, सबसे दो दो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवा सकता है। ये बेचारा एक ही है, नेगेटिव ही है, तो ये बेचारा हल्का मामूली सा किसी को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो, चैरिटी कर दे, उसके पास जाके ऐड हो जाएगा, तो माइल्डली आयनाइजिंग, उसके पास जाके ऐड हो जाएगा ये। अब क्योंकि ये भाई बड़े हैं तो ये स्लो होंगे, क्योंकि ये भाई थोड़े थोड़े छोटे हैं तो ये फास्ट होंगे। यानी कि अगर हम स्पीड का कंपैरिजन करें तो विनर गैमा होगा, सेकंड आएगा बीटा, बिल्कुल मतलब मेरी तरह का होगा, अल्फा होगा, ठीक है। अच्छा, और आ जाएंगे इस बात के ऊपर। हाँ, अल्फा की रेंज क्योंकि बड़ा है, तो अगर एक रेडियो एक्टिव डिके हुआ है, अल्फा पार्टिकल बेचारा 2-3 सेंटीमीटर जाके नीचे गिर जाता है। ये रहा अल्फा पड़ा हुआ है, इसके यहाँ पे लिख देते हैं रेस्ट इन पीस, ठीक है। ये 2-3 सेंटीमीटर दूर जाता है, चलो 4 सेंटीमीटर चला जाएगा, बहुत खुश हो रहा होगा। तो ये ज़्यादा दूर नहीं जाता, तो इसकी जो रेंज होती है 2-3-4 सेंटीमीटर से आसपास नहीं होती। अगर बीटा एमिट कर दिया किसी ने, तो बीटा थोड़ी दूर चला जाता है, खुश हो रहा होता है, 2-4 मीटर चला जाता है दूर, खुश हो रहा होता है, अपने आप को समझ रहा होता है, तो आगे जाके गिरा होता है, बेचारा पड़ा होता है, ठीक है, रेस्ट इन पीस। तो अब इसकी रेंज भी आपको समझा दी, इसकी भी रेंज समझा दी। अल्फा को किस तरह से स्टॉप कर सकते हैं? अल्फा को बेचारे को फूक मार के भी स्टॉप कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन अल्फा के लिए पेपर यूज करते हैं, फूक यूज नहीं करते। तो इसमें हम पेपर या कोई भी फॉइल, कोई भी चीज इसको रोक सकती है। बीटा को पेपर नहीं रोक सकता, बीटा को सिर्फ फॉइल ही रोकता है, एल्यूमिनियम या मेटल फॉइल। और लेड को तो, वो गैमा को तो रोकता ही सिर्फ लेड है। ये मैंने आपको बात बता दी थी, एक ही चीज़ है जो उसको रोकती है, ठीक है। तो ये इनका जनरल सा डिस्कशन है, अल्फा बीटा और गैमा का, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमें पता होना चाहिए हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का कॉन्सेप्ट है। हाफ लाइफ किसे कहते हैं? टाइम, सबसे पहले टाइम को कहते हैं रिक्वायर्ड बाय रेडियो एक्टिव सैंपल टू रिड्यूस टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, या काउंट रेट कह लो, इज हाफ लाइफ। अब ये मैंने बहुत सारी बातें कर दी हैं बड़ी बड़ी, ये क्या है? तो इसको समझते हैं। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपने एक सैंपल लिया, रेडियो एक्टिव सैंपल, ये है सैंपल, ये सारे आइटम्स हैं जो मरने वाले हैं, बेके होने वाले हैं। तो लेट्स से इसमें टोटल थे 10 आइटम्स, ठीक है। अब हमने ये कहा कि इसकी हाफ लाइफ है, इसको ऐसे लिखते हैं 1 मिनट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ
मेरे प्यारे बच्चों, कि 1 मिनट के बाद ये 10 आइटम्स में से 5 आइटम्स बचेंगे। तो मैंने क्या मुश्किल बात की है भाई? तो हमने कहा आधी जिंदगी गुजर गई, राइट। 1 मिनट यानी कि स्टॉप वॉच में 0 मिनट था, 1 मिनट हुआ, आधे मर गए बेचारे। तो 2 मिनट पे क्या होगा भाई? 2 मिनट पे बताओ बताओ, 2 मिनट पे क्या होगा? आंसर तो बोलो। बोलो, बोलते हुए भी शर्म नहीं आएगी ना? 2.5 आइटम बचेंगे। अबे 2.5 आइटम कैसे हो सकता है? ये तो ऐसे हुआ, अस्पताल में 10 लोग पड़े हुए थे वेंटिलेटर पे, हमने कहा 5 मरने के बाद 2.5 मर गए। अबे 2.5 कैसे मरेंगे? दो, या तो 3 मरेंगे या 2 मरेंगे। ये 2.5 लोग कैसे मरेंगे? ये 2.5 आइटम कैसे हो सकते हैं? मतलब 2.5, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? That's not possible at all, right? So you cannot say you will have 2.5 atoms. No, it's like, 2 atoms. हाफ नहीं कंसिडर करते हैं इसमें। So 2 atoms are left. So after another half minute, 1 minute, what happens? 3 minutes के बाद क्या हो? He'll get 1 atom. Then after fourth minute, क्या होगा? 4th minute के बाद क्या होगा? He'll get 0 atoms. दैट मीन्स 4 दिन की जिंदगी थी, जिसके ऊपर इन्होंने अपने आप को बड़ा फन्ने खान समझा हुआ था कि पता नहीं क्या कर लेंगे दुनिया में, 4 मिनट के अंदर खत्म हो गए सारे। तो दैट इज हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट। अब आपको समझाता हूँ रियलिटी में। तो रियलिटी में क्या है? रियलिटी में ये सीन है कि अल्लाह ताला ने बाय नेचर हमारे एनवायरनमेंट में रखा है कार्बन 14। अब आपके लिए बड़ा शॉकिंग होगा ये। अब आप जरा, अगर सोने लगे थे तो जाग जाएं, जाग रहे थे तो मजीद जाग जाएं। ये है एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप। हमारी बॉडी में ये क्यों एब्जॉर्ब होता है? हमारी सी मुराद इंसानों में और जिंदा जिंदा चीज़ों में ये क्यों एब्जॉर्ब होता है? क्योंकि हम लोग लिविंग हैं। ये लोग जो एथीस्ट होते हैं ना, उनके लिए सबसे बड़ा एक क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे आके, कि ये सिर्फ जिंदा चीजों में एब्जॉर्ब होता है। आज तक दुनिया का कोई साइंसदान साला ये नहीं बता चुका कि ये जिंदा चीजों में ही क्यों एब्जॉर्ब होता है। यहीं पे आगे ना एथीस्ट को बोले रेस्ट इन पीस बेटा, तू चल निकल फारिग हो जा। तो बोलता है ना अल्लाह ताला नहीं है, एनीथिंग, देयर इज नथिंग वी क्रिएटेड, एवरीथिंग वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस। सब कुछ खुद ही हो जाता है। तो ये समझाते हैं हमें कि ये कैसे हो रहा है। एंड द मोमेंट आई एम गोइंग टू डाई, कार्बन 14 is, not absorbed anymore. So not absorbed anymore. So since you are dead, died, खत्म हुई बात। मे बी आप किसी भी बीमारी से ना मरे हो, मे बी आपका दिल, गुर्दा, दिमाग, लंग्स, फेफड़े, पेट सब सेट हो, मर गए बस अब आप। तो भाई अब ये एब्जॉर्ब नहीं होगा। अब ये एब्जॉर्ब नहीं होगा तो जिंदा चीजों में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, इंसेक्ट्स में, किसी भी चीज में एब्जॉर्ब होता है, मरे हुए लोगों में एब्जॉर्ब नहीं होता। स्टैब्लिश्ड फैक्ट है। कोई नरेशन नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई मिथ नहीं है। पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है, साइंस एक्सेप्ट करती है, चेक करता है। अच्छा, अब इसको हमने कहाँ यूज किया? मैं आपको ये समझाता हूँ कि हम एक डायनासोर भाई की लाश के पास चलते हैं। अब आपको तफरी लग रही होगी ना कि डायनासोर सर मजाक करें, कोई तफरी नहीं लग रही। एक्चुअल में ऐसे ही पता किया हमने कि डायनासोर थे। अब कोई डायनासोर से आगे मिला थोड़ी था, या किसी के दादा अब्बा का कोई ताल्लुक वाल्लुक थोड़ी था किसी साइंसदान का डायनासोर से। डायनासोर का स्केलेटन हमें मिला। हमने कहा चलो भाई चेक करते हैं ये स्केलेटन किसका है। तो हमें तो ये भी नहीं पता था कि ये डायनासोर है। हमने कहा लेट से ये स्केलेटन में कोई पीस ऑफ बोन है, ठीक है, ये कोई बोन वोन है उसकी। अब इस बोन में से हमने चेक किया कि कार्बन 14 एमिट होता है। तो वो जो चेक करने के लिए मशीन यूज़ करते हैं ना, वो मुझे आपको पढ़ानी है। आपको लग रहा है मैं डायनासोर पढ़ा रहा हूँ, पढ़ानी मुझे वो मशीन है। उसको हम कहते हैं जीएम काउंटर। तो ये मशीन होती क्या है? हमें नहीं पढ़नी कि ये मशीन, हमें ये पढ़ना है कि इसके अंदर जब कुछ जाएगा ना, अल्फा या बीटा, तो ये काउंटर, इसका एक डिस्प्ले होता है। जैसे डिजिटल घड़ी नहीं होती मस्जिद में, उस तरह का डिस्प्ले होता है। उस पर लिखा हुआ जाता है 2, 4, 5 नंबर लिखा हुआ जाता है। तो वो जो नंबर लिखा हुआ आता है वो हम चेक कर लेते हैं। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि डायनासोर के स्केलेटन की बात समझाए। हमने ये मशीन रखी, उस मशीन ने हमें बताया कोई भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू, ठीक है। अब हमने कहा कि चलो एक लिविंग लिविंग इंसान, लिविंग एनिमल के पास चलते हैं। लिविंग एनिमल डायनासोर तो नहीं है, तो लिविंग एनिमल लेट से क्रोकोडाइल के पास चलते हैं। तो क्रोकोडाइल लिविंग है अभी फिलहाल। ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, बायो नहीं पढ़ा रहा, ध्यान में रखना। लिविंग क्रोकोडाइल भाई के पास गए, ये क्रोकोडाइल भाई थे, सो रहे थे पड़े हुए, चिल सीन है इनका। हमने कहा पानी के अंदर है तो हम इनके पास ले जाते हैं, ये बुरा नहीं मानेंगे। जीएम काउंटर, जीएम काउंटर ले गए हम इनके पास। इसने हमें रीडिंग दी जीएम काउंटर की 10।
ठीक है, रीडिंग की 10। अब हमने कहा चलो भाई वापस चलते हैं स्केलेटन वाले भाई के पास। तो ये जो स्केलेटन था, यहाँ पे जीएम काउंटर ने हमें रीडिंग की 5। 4 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ 5 दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जिंदा चीज में इस वक्त रीडिंग थी 10, मरे हुए में 5 है। इसका मतलब है कि भाईजान ये तो एग्जैक्ट आधा हो चुका है, राइट। दैट मीन्स ये जो डायनासोर भाई मरे हैं, ये शो कर रहे हैं हमें कि ये हाफ लाइफ पूरी कर चुका है। दैट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ 5730 साल पुराना है। क्योंकि कार्बन 14 की हाफ लाइफ होती है 5703 साल। आप 5700 भी याद रख लो, बड़ी बेटा आप 5000 भी याद रख लो, आपके लिए बड़ी बात है। कौन सा 5000 में अगर आप ऊपर नीचे कर दोगे 2-3 हजार, तो कोई डायनासोर को फर्क पड़ेगा। तो हर बॉडी में, हर ऑब्जेक्ट में हम इस तरह से निकाल सकते हैं। इसी तरह से हमने ट्रीज, जो आप कहते हैं ना दरख्त मरे हुए, जो हमें डेड ऑर्गेनिक मैटर मिलता है, हम उसकी हाफ लाइफ एनालिसिस करते हैं। ये बताओ, ये बात समझ में आती है? तो इसे हम कहते हैं हाफ लाइफ। अच्छा, एग्जाम में हाफ लाइफ के बड़े सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे होते हैं, उसको टेक्निकलिटीज के साथ देख लेते हैं। हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको दे दिया। मैं आपसे ये कहता हूँ कि कार्बन के, लेट से कार्बन 14 के, देर वर 100 एटम्स। ठीक है, कैलकुलेट द टाइम फॉर दीज टू डेके टू 25 एटम्स। ये टाइप 1 क्वेश्चन है, इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता जो मैं कर रहा हूँ आपके साथ। तो 100 एटम्स थे, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था हाफ लाइफ कितनी है, 5730 साल। मैंने कहा एग्जाम में ये गिवन होती है, याद नहीं करनी। लेकिन ये आ गई से 5700 ईयर्स है, लेट्स से। तो 100 से शुरू करते हैं। कोई फार्मूला याद नहीं करना, किसी की वीडियो देख रहे हो और नोट्स पढ़ रहे हो, फार्मूला याद नहीं करना, सिर्फ दिमाग से काम कर लेना, बड़ा आसान हो जाएगा। 50 एटम्स बनेंगे फिर, राइट। तो इस ड्यूरेशन में कितना टाइम लगेगा, इतने ईयर्स लगेंगे। फिर 50 से 25 पे जाते हैं, तो हम ये कह देंगे कि भाई कितने ईयर्स लगेंगे। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम हो जाएगा 5700 टाइम्स 2, मतलब 11400 साल में 100 एटम्स कार्बन के कितने रह जाएंगे? 25। ये बताओ, ये बात समझ में आती है? फिर आते हैं दूसरी बात पे। दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? मैं आपसे कहता हूँ लिथियम, 100 ग्राम्स सैंपल ऑफ लिथियम हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 10.5 मिनट्स। इफ 25 ग्राम्स ऑफ लिथियम इज, बल्कि रुक जाओ, तंग करते हैं तुम लोगों को। 12.5 grams of lithium is available. So calculate the total time needed for decay. तो सबसे पहले तो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के ऊपर तो एतराज नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर अभी थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे डेसिमल में नहीं हो सकता, डेसिमल में नहीं हो सकता, ये आधा एटम नहीं हो सकता, ये क्या हो रहा है? तो बेवकूफ़ो, ये एटम नहीं लिखा हुआ, ग्राम लिखा हुआ है। ग्राम डेसिमल में भी हो सकता है और डेसिमल मल्टीपल डेसिमल में भी हो सकता है। तो जब क्वेश्चन मिलीग्राम, ग्राम, माइक्रोग्राम की बात करेगा तो डेसिमल्स आर एक्सेप्टेड। अगर न्यूक्लियाई बोलेगा, एटम्स बोलेगा, तो डेसिमल्स आर नॉट एक्सेप्टेड। क्लैरिटी 1। क्लैरिटी 2, आंसर बताओ। भाई अगर 100 ग्राम था तो पहले होगा 50 ग्राम, फिर होगा 25 ग्राम, फिर होगा 12.5 ग्राम, राइट। तो अगर इसमें लगे हैं 10.5 मिनट, इसमें भी लगे हैं 10.5 मिनट, इसमें भी लगे हैं 10.5 मिनट, तो कितने हो जाएंगे भाई? यार आंसर ही नहीं दे रहे ये लोग। ओ वाह, आया, आंसर आया। 31.5 मिनट हो जाएंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन। खत्म। ये हाफ लाइफ है। इसके ये वाले क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे से, नन्हे पुन्ने से। ये बताओ, ये बात समझ में आती है? इसके अलावा जो क्वेश्चंस में ट्रेंड होता है, वो इस तरह से कर्व दे देता है। ग्राफ देख के बच्चों की यूजुअली शक्ल ग्राफ जैसी हो जाती है, जबकि वो ज़्यादा आसान होता है।
नंबर ऑफ एटम्स दे देगा यहाँ पे दे देगा टाइम, बना के देगा कर्व। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको कर्व समझा देता हूँ। हाफ लाइफ का जब हम कर्व बनाते हैं तो वो होता है लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लाइन ऑफ बेस्ट फिट वो इसलिए होता है कि जब भी हम किसी एटम का, किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल का हम डिके स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो वो डिके होता है स्पॉन्टेनियस और रैंडम। स्पॉन्टेनियस और रैंडम प्रोसेस होता है, तो ये बेसिकली हमें मिलता है लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ये हमें कोई स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती। अब पहले इस चीज को समझते हैं कि क्या मतलब है इस बात को, पूरी पूरी की पूरी बात दो तीन लफ्जों में करके आपकी जान छोड़ते हैं। काफी पढ़ाई हो गई आज। कि लेट से 100 लोगों को कोरोना हो जाए, कोविड हो जाए, कौन मरेगा? सवाल, जवाब, जवाब अल्लाह ताला जानता है भाई। दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई साइंसदान, कोई भी मशीन, कोई मेडिकल एक्सपर्ट ये नहीं बता सकता ये मरेगा और ये नहीं मरेगा। ठीक है, कोई दुनिया में नहीं समझा सकता ये। अब बस मैं 2-3 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। ठीक है सर, सर को वेट करवा लें, मैंने 2-3 मिनट में ख़त्म करें ये बात, ख़त्म करके फिर क्लास खत्म। अच्छा, तो कोविड हुआ, 100 लोग थे, 100 लोगों में से कौन मरेगा? नहीं पता। आप कह सकते हैं कि बूढ़ा मरेगा, हो सकता है जवान मर जाए, तो क्या करेंगे? मौत के फरिश्ते पे केस करेंगे आप? भाई जवान क्यों मर गया, बूढ़े को मरना चाहिए था। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट डेथ, दैट इज स्पॉन्टेनियस, टोटल स्पॉन्टेनियस। अच्छा, आपने क्या किया? आपने कहा चलो भाई इन 100 लोगों को जिनको कोविड हो गया ना, इनको हम कोई सुपर जबरदस्त किस्म की जगह पे ले जाते हैं जहाँ इनकी बेस्ट ट्रीटमेंट करते हैं, इनको अच्छे से ड्रग्स देते हैं, तो ये मशीनें देते हैं, तो वेंटिलेटर देते हैं, तो ये देते हैं। तो कुछ भी नहीं हो सकता भाई अगर उन्होंने मरना है। दैट इज रैंडम, यू कैन नॉट कंट्रोल हु इज गोइंग टू डाई, रैंडम। तो 100 आइटम्स थे, 1000 आइटम्स थे, 10,000 लोग हैं, 1 अरब लोग हैं, जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी लोग हैं, कौन कब मरेगा नो वन नोज। टोटल स्पॉन्टेनियस, टोटल रैंडम, अल्लाह ताला के हाथ में। ठीक है, तो इसका जो कर्व होता है वो बेसिकली इस तरह का बनता है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ये मैं समझा रहा था। अच्छा, अब वो क्वेश्चन चालाकी करके क्या देता है? वो ये देता है कि से यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि यहाँ पे उसने दिया आपको नंबर ऑफ एटम्स 1000। ठीक है, उसके बाद जाहिर है जब जैसे नीचे आ रहे होंगे तो नंबर कम कम ही हो रहे होंगे। तो वो एक काम करता है, वो ये कहता है कि भाई इस सैंपल की, जिसका ये कर्व बना हुआ है, हाफ लाइफ है 2 इयर्स। ठीक है, ये टाइम उसने दिया हुआ है ईयर्स में। तो ज़रा स्केच करना, ये बताना कि कितने एटम्स होंगे आफ्टर 2 इयर्स। तो वेरी सिंपल, यू गो फ्रॉम दिस टू दिस स्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी नंबर होगा, तो अगर भाई 1000 से शुरू हुआ तो यहाँ 500 ही होना चाहिए ना। तो बात ही खत्म हो गई। तो यहाँ जो भी नंबर, मैंने तो 1000 ऐसे लिखा था ना, हो सकता है उसने 1750 लिखा हो, 3679 लिखा हो, या उसने सिर्फ 667 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो। तो वो आप दे दें उसको, यहाँ पे एंड कर लें उसको। ठीक है, जो भी है हाफ लाइफ। फिर वो ये कहता है कि कंटिन्यू करो उसे, तो भाई 4 इयर्स में अगर ग्राफ नहीं बना हुआ, 4 इयर्स में कितने होंगे? 250 होंगे। तो यू कैन सेलेक्ट पॉइंट ईयर, कंटिन्यू दिस कर्व फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ रहे होते हैं हाफ लाइफ के। राइट, तो यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं, बाकी बातें आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे।